अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सैफुल्लाह भट्टी, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए और सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम देखेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर क्लासेस में हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप ये जब लेक्चर सुनेंगे तो आपको किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके इंशाल्लाह सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, फिर कुछ फैक्टर्स इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं वो डिटेल से डिस्कस करने के बाद लास्ट में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इसका ट्रेंड देखेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ट्रेंड के लिहाज से, तो देन हमारा जो टॉपिक है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट, हमारे पास ये एक एटम है, ये उसका दरमियानी हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से इसके जो ये शेल है, इसका हम इसे वैलेंस शेल बोलते हैं, आखिरी शेल जो है, इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, इस एटम से जुदा करना चाहते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, न्यूक्लियस के साथ इसकी कशिश है। हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी दरकार होगी, उस एनर्जी की नीड होगी, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ये बताएगी कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक, किस पावर के साथ न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है, कि कितना वो अट्रैक्टेड है, कितनी एफर्ट्स चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हमें एफर्ट पावर की ज़रूरत होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उस कशिश से अलग करने के लिए। इन्फिनिटी तक हमने उसे लेके जाना है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये जब एटम यहाँ से रिमूव होके इस एरिया में आ जाएगा तो इस एटम के ऊपर, ये पहले न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास कैट आयन बन जाएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमने अलहदा किया है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, हम उसको हीट करेंगे तो वो जनाबे वाला एनर्जी हमें हमारे पास आएगी, उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इसकी डिफाइन को भी लिख लेते हैं। दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस electron from isolated neutral gaseous atom to infinity। स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी एटम होगा, फ़र्ज़ कि हम ये एक एटम ले लेते हैं, तो उसका जो लास्ट शेल होगा उसे हम वैलेंस शेल बोलेंगे, और वो आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि वो सॉलिड में भी है तो उसको हमने अलग कर लेना है। जब एटम अलग हो जाता है, हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे तो एक समा आएगा कि वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा गैस की तरह। जब एटम जुदा होता है, किसी के साथ अट्रैक्टेड नहीं होता, वो आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में वो एटम होगा। तब उसके आखिरी शेल से, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल से निकलेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से स्टूडेंट दूर होता है, यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जो लास्ट में पड़ा होता है वो वैलेंस शेल है। और तब वो जो एटम होता है वो न्यूट्रल एटम होता है। तो उस न्यूट्रल एटम से जो गैस की फॉर्म में है, उसके आखिरी शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है और कहाँ पे लेके जाना है, इन्फिनिटी तक। स्टूडेंट, एटम का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है। यहाँ से इन्फिनिटी से मुराद ये है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी आ जाता है, अराउंड अबाउट 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे भी वो आ जाता है ना, तो हम उसे इन्फिनिटी ही बोलेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से छोड़ के चला जाएगा तो तब वो एटम नहीं रहेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो एक कैटाइन बन जाएगा। तो वो कैटाइन बनाने के लिए उस न्यूट्रल एटम से, उस आइसोलेटेड एटम से, उस गैसियस फॉर्म में जो एटम है, वहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन
सेपरेट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो जो एनर्जी होगी हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दे देंगे। स्टूडेंट ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है। किस फोर्स से अट्रैक्टेड है स्टूडेंट? दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए है, अट्रैक्ट किए हुए है। वो कूलम फोर्स है Q1 Q2 R का स्केयर, यानी कि ये जो चार्ज हैं जितना इनकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, और वो उनके डिस्टेंस पे जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये K जो है ये कांस्टेंट है, जो उनके दरमियान मीडियम है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसके वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके चार्जेस के, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस कशिश से ये जो बाइंडिंग हुई है, ये इसके लिए जो एफर्ट्स चाहिए होगी, जो एनर्जी चाहिए होगी, हम उसे जी आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दे देंगे। अब हम थोड़ा सा इसके यूनिट्स को भी देख लेते हैं कि जो इसके यूनिट्स वेरियस यूज़ होते हैं हमारे पास। यूनिट्स जो हैं जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है ये हम एक एटम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हम इस्तेमाल करते हैं जी। दूसरा जी हम जॉल पर मोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किलो जॉल पर मोल भी इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी पर मोल भी इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी की अब हम जो है ना डिफरेंट वैरायटीज़ को देखना चाहते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट अगर एक आपके पास एटम है, M है, उसको एनर्जी मिलती है थोड़ी सी, उसको एनर्जी जब देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। इसके लिए जो एनर्जी थी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का नाम दे देंगे। अब ये जो पहले पॉजिटिव आयन बना हुआ है, हम इसको फर्दर हीट करते हैं, फर्दर एनर्जी देते हैं, तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो +2 चार्ज आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया। इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास वो 2 होगी। और फ़र्ज़ करें कि हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर M3+ आ जाएगा, और ये हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी इसे आयोनाइजेशन एनर्जी 3 बोलेंगे। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है। सेकंड में से निकलेगा इसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड दिस इज़ ऑलवेज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले एटम से इलेक्ट्रॉन जो है ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी आयन से मुश्किल है, तीसरा जो है और मुश्किल है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक एटम है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन हमने पड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर वही पड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास स्टूडेंट वही है। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ना, उनके ऊपर उसकी अट्रैक्शन डिवाइड हो जाएगी और बढ़ जाएगी, वो और उनको खींच के रखेगा। पहले उसका पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो सब इलेक्ट्रॉन के लिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो या उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनको वो ज़्यादा खींचेगा। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बाकी के ऊपर और अट्रैक्शन पड़ेगी। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है सेकंड की निस्बत, सेकंड की थर्ड से निस्बत। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम इसकी थोड़ी एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सोडियम है, उसका हमने 1 मोल लिया हुआ है। ये सोडियम है, गैसियस फॉर्म में है, क्योंकि हमने गैसियस फॉर्म में एटम को लेना है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ हुआ है। और जो डेल्टा H है जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे वो है जी +496 किलो जॉल पर मोल। यानी कि अगर हम 1 मोल सोडियम का लेते हैं तो जो कैलकुलेटेड एंथैल्पी है, हीट है, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 496 है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हम वो भी क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकते हैं, वो भी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ किया जी मैग्नीशियम है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 12 है। ये जो उसका एटम है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास,
1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है, 8 और 2 10 और 2 यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमारे पास बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इसके लिए जो डेल्टा एच रिलीज हो रही है वो है 738 किलो जॉल पर मोल। ये प्लस में है स्टूडेंट। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये एंडोथर्मिक होता है क्योंकि इसके लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। जब एंडोथर्मिक होगा तो हमारे पास जो साइन आएगा जो एंथैल्पी को शो करने के लिए वो पॉजिटिव आएगा, प्लस होगा। अगर एनर्जी रिलीज हुई होती तो उसे हम नेगेटिव में लिखते। तो अगर अब हम इस मैग्नीशियम जो पॉजिटिव आयन बना हुआ है, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको एनर्जी देंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास ये मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट होगा और एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। और ये अब जो डेल्टा एच है वो है 1451 किलो जॉल पर मोल, यानी कि अब ये ऑलमोस्ट डबल है। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हम लिख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह आपने नोट कर लेना है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है ना आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है। क्वेश्चन ये है वाई सेकंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हायर क्यों होती है? तो वही है कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस पोलस के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। ये था हमारे पास स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ बेसिक बातें, इसकी डिफाइंस और एग्जांपल्स वगैरह। स्टूडेंट अब हम जो है ना इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट वेरियस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज स्टूडेंट, एक एटम हमारे पास ये है और एक एटम हमारे पास ये है। स्टूडेंट ये न्यूक्लियस के पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे है। तो जितना स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको रिमूव करना है अवे होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर उतनी ही कम होगी। तो इसको रिमूव करना मुश्किल है, इसको रिमूव करना आसान है। तो जितना एटम का साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ने से स्टूडेंट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट क्या होता है? फ़र्ज क्या, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास है, इन इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को इतना वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, एक थिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी न्यूक्लियस के ऊपर कशिश में कमी है इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि डिक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को शील्ड करके रखा हुआ है इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के लिए। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ज़िद में कम है क्योंकि रास्ते में रुकावट स्क्रीन इन्होंने करके रखा हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन ने उसको उसके लिए एक रुकावट बने हुए हैं, शील्ड किया हुआ है न्यूक्लियस को, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश में कमी है। तो जितनी कशिश में कमी होगी, अट्रैक्शन में कमी होगी, उतना स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। जितना इजी है उतनी ही एनर्जी कम चाहिए होगी, और वो वाली एनर्जी सच में आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इसलिए जिनका साइज़ ज़्यादा होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सेकंड फैक्टर हमारे पास जो है स्टूडेंट वो है जी न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, उतनी जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है जी, और एक हमारे पास एटम ये है। तो इन इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस के पास हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो जितना वीकली अट्रैक्टेड है वहाँ से उतना ही ईजीली रिमूव नहीं ईजीली कर सकते हैं। जो न्यूक्लियस के पास होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश ज़्यादा होगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। और जितना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, या आप कह सकते हैं अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं, या सिंपली जो है न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बाय इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज and the attraction on valence electron is also increased, and it is difficult to remove the electron from the outermost shell of an atom. So that's why we can say that ionization energy increase by increasing the nuclear charge. ये हमारे पास था एक छोटा सा फैक्टर स्टूडेंट।
अब कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं जो कि बहुत ही हमारे पास इम्पोर्टेंट है। आप देख लें जी, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इसको हम वो कह सकते हैं पेनिट्रेशन फैक्टर भी कह सकते हैं। ये पेनिट्रेशन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? हमारे पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है। और जो s ऑर्बिटल होता है ये न्यूक्लियस के पास होता है, p ऑर्बिटल अवे होता है, d ऑर्बिटल और अवे होता है, f ऑर्बिटल और अवे होता है। तो जो s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल यानी कि है वैलेंस शेल एटम का, लेकिन वो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो जो s ऑर्बिटल में होता है वो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल क्लोज होता है, वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन के निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि s का जो साइज़ वो भी कम होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी मजबूती से फंसे हुए होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ से, तो उनको वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। हमारे पास कुछ एग्जांपल है, अगर हम उनको देखें कि जो s में आएंगे उनको निकालना उसमें से इलेक्ट्रॉन मुश्किल है, p में ईजी है, d में और ईजी, f में। तो हम कह सकते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी बस की ग्रेटर एज कम्पेयर टू p, ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू d एंड दिस इज ग्रेटर देन f। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल के नाम से भी कह सकते हैं या पेनिट्रेशन फैक्टर भी है। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी बेस पे ही हमारे पास स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर जो हम वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जिसमें हम ग्रुप्स और पीरियड में उसका जब ट्रेंड देखेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे कि बज़ाहिर तो वो डिक्रीज़ करने चाहिए लेफ़्ट टू राइट, लेकिन कुछ ऐसा फिनोमेना होता है कि वो कुछ एलिमेंट्स के अंदर जो है ना गैप फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स आएंगे जिनको हम यहाँ देखेंगे। वो जी फैक्टर है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फैक्टर है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआई पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है स्टूडेंट। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमारे पास स्टूडेंट 2s भी आ सकता है, हमारे पास 2p भी आ सकता है, हमारे पास 2d भी आ सकता है, हमारे पास 2f भी आ सकता है स्टूडेंट। अगर ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होंगे, या ये कंप्लीटली फील्ड यानी कि फुल फील्ड होंगे, तो इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर हमारे पास कोई एटम होगा, उसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अगर वो p पे आ रही है, d पे आ रही है, f पे आ रही है, जहाँ भी आ रही है, अगर वो हाफ फील्ड होते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, कंप्लीटली फील्ड होते हैं फिर भी। हमारे पास p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर भी डिफ़िकल्ट है, अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर भी हमारे पास डिफ़िकल्ट है। d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 5 आ जाएं या 10 आ जाएं फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इस तरह हमारे पास यहाँ 7 आ सकते हैं या 14 आ सकते हैं। तो इन केसेस के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस वो सब शेल है, जिन ऑर्बिटल्स के अंदर आता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर वो हाफ फील्ड हों या फुल फील्ड हों, कम्प्लीटली फील्ड हों, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हम ग्राफ की मदद से भी देखेंगे। हमारे पास स्टूडेंट बेरिलियम है और बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। हमारे पास बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो 1s2 है और इसकी 2s2 है। बोरॉन का देखेंगे 1s2 है, हमारे पास 2s2 है और 2p1 है। तो इसका जो आखिर पे आ रहा है वो ना हाफ फील्ड है ना कम्प्लीटली फील्ड है। 6 होते तो फुल फील्ड होना था, 3 होते थे फिर भी, क्योंकि p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो p3 होता तो हाफ फील्ड होते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली फील्ड है। और वैसे भी जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, और दूसरा वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस है, रियलिटी है, बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल हैं जिसको हम समझते हैं। हम ग्राफ में देखेंगे कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, बज़ाहिर कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ट्रेंड के मुताबिक ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है। स्टूडेंट हाफ आ गया हमारे पास, 1s2
2s2 और 2p4 है। अब p हाफ नहीं है ना, हाफ है ना कम्प्लीटली है, तो ये हाफ फील्ड है, इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जी वो इसकी हाई है। तो जहाँ भी स्टूडेंट हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस एटम की आएगी, तो अगर तो उसके इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिटल में हाफ आ रहे हैं या फुल आ रहे हैं, तो उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, हाई होगी। अब हम इसका ये सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, हमने डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर की है। तो अब हम थोड़ा सा इसका जो ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल भी देख लेते हैं। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी अलोंग द पीरियड्स के अंदर हम स्टूडेंट देखेंगे जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास स्टूडेंट वो हायर होगी, वो बढ़ेगी। उसकी वजह भी हमने देखी है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम का साइज़ जो है वो नहीं बढ़ता क्योंकि शेल जो है वो वही रहता है। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जो हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमने देख भी लिए हैं और कुछ ग्राफ की मदद से भी उनको देखेंगे। और दूसरा हमारे पास है जी अलोंग द ग्रुप्स, अलोंग द ग्रुप जी है। अलोंग द ग्रुप मीन के टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे, ये हमारे पास टॉप है, ये हमारे पास बॉटम है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है, हम पहले अलोंग द पीरियड्स देख लेते हैं, अलोंग द ग्रुप्स देखते हैं इस बात को। हमारे पास है 1A को देखते हैं, 1A क्योंकि हाइड्रोजन है ये तो अल्कली मेटल्स में नहीं आएगा, हम मेटल को देखेंगे। लिथियम है हमारे पास, सोडियम है जी, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। इसको याद करने का सौखा तरीका है हाली ने की रब से फरियाद या हलीना ने की रब से फरियाद, यानी कि एक बच्ची का नाम हलीना है, वो अपने अल्लाह ताला से अपने रब से दुआ कर रही है, तो इस तरह हम कर सकते हैं कि हाली ने की रब से फरियाद। स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 1 है, 3 है हमारे पास, 11 है, 19 है, इस तरह ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ये फर्स्ट शेल में है, ये हमारे पास सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन बैलेंस आएगा, तीसरे इसका हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा। अगर पोटाशियम का देखेंगे तो वो लास्ट 4 में आएगा। अब देखिए टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है, जब साइज़ बढ़ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही को तो रिमूव करना है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों न्यूक्लियस से बहुत अवे होता जा रहा है, न्यूक्लियस की कशिश कम लग रही है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कशिश में कमी आ रही है, उसे ही तो शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, साइज़ का बढ़ना, इसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ तो बिल्कुल अट्रैक्शन ना होने के बराबर होगी, तो इस वजह से वो इजीली रिमूव हो सकता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर हम ग्राफ की मदद से इस बात को देखें तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है जी, और ये इनका एटॉमिक नंबर यानी कि Z है। तो यहाँ पे जो लिथियम है वो ज़्यादा होगा, पोटाशियम उससे कम। हम मान लेते हैं ये सोडियम, लिथियम है, सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है, तो ये कम हो गए। तो ये ग्राफिकली भी आपने देख लेना है। अब स्टूडेंट हम जो है ना अपने लास्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। अलोंग दी पीरियड हमने कुछ बातें इंपॉर्टेंट करनी है। अलोंग दी पीरियड पहले हमने जनरली देख ही लिया है कि अलोंग द पीरियड जो है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो पहला ग्रुप है पीरियड नंबर 1, ये हमारे पास पीरियड नंबर 1 है, इसमें हाइड्रोजन आती है और स्टूडेंट हीलियम आती है। इसकी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है। तो स्टूडेंट जो कम्प्लीटली फील्ड है, नो डाउट ये भी हाफ फील्ड है, बात ठीक है, लेकिन एक तो इसका साइज़ कम है और इसका जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ढेर सारी होगी। स्टूडेंट टॉप टू बॉटम कम होती है, लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा होती है। अगर आप देखें ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो आप गौर से देखेंगे कि ये हमने एक जनरल बात की थी कि जो टॉप टू बॉटम है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसका मतलब इधर कम होगी, यहाँ पर कहीं जाके बहुत ही कम होगी, यानी कि ये हमारे पास जो सीजियम है ये वो एलिमेंट है जिसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि एक तो है लेफ्ट पे पड़ा हुआ और ऑलमोस्ट बॉटम पे है, और इसके नीचे फ्रांशियम उसको हम नहीं देखते क्योंकि वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसका इस केस में नहीं आता। बाकी सीजियम जब है वो लास्ट पे सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम की है, क्योंकि एक तो है लेफ्ट पे और बॉटम पे है।
तो जो राइट पे टॉप पे हो, क्योंकि टॉप टू बॉटम कम होती है, इसकी ऊपर से नीचे कम होगी, इसकी भी ऊपर से नीचे कम होगी, राइट लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो लेफ्ट टू राइट, राइट पे आके हीलियम आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक है राइट साइड पे और एक है टॉप पे। टॉप वाले की कम होनी है, नीचे वाले की टॉप वाले की सॉरी ज़्यादा होनी है, नीचे वाले की कम होनी है, और लेफ्ट वाले की कम होनी है, वेरी एक्सट्रीम राइट साइड वाले की ज़्यादा होनी है। तो हम कह सकते हैं कि हीलियम की जो है ना, यानी कि हाईएस्ट हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हीलियम है। एक तो कम्प्लीटली फील्ड है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, साइज़ कम है और दूसरा ये इनर्ट गैसेज है। इनर्ट गैसेज से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टूडेंट बहुत मुश्किल है। वो तो स्टेबल होती हैं, वो आसानी से अपने शेल से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देंगी। तो ये एक बात पहले पीरियड को हमने देख लिया। अब स्टूडेंट जो सेकंड पीरियड हमारे पास होगा, पीरियड 2, उसमें हमारे पास आ रहा है लिथियम, उसके बाद आ रहा है जी बेरिलियम, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नियॉन है। स्टूडेंट बाय डेफिनेशन तो देखें, बाय कॉन्सेप्ट देखें, बाय ट्रेंड देखें, जो इस पीरियड की बात है वो यही है कि लेफ़्ट टू राइट इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इसकी सबसे कम होनी चाहिए, इधर ये ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, और यहाँ पे आके लास्ट में देखा है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 आ रही है, इसका कम्प्लीटली फील्ड आ रहा है। बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, p में एक आ रहा है, तो लास्ट पे हाफ हो या कम्प्लीटली उसकी ज़्यादा होनी है, तो इसका S ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। इस तरह हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी देखा है बाय ट्रेंड, तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बात वही एक्सेप्शनल केस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ा इफेक्ट करती है। अगर तो लास्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फील्ड हों या हाफ फील्ड हों तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो नाइट्रोजन का जो है वो हाफ फील्ड है, 1s2 2s2, यहाँ पे 2p3 आएगा, यहाँ 2p4 आएगा, तो ये हाफ आने की वजह से इसकी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो p3 है वहाँ भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल है, हमारे पास सोडियम आ जाती है, उसके बाद ये हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाता है, सिलिकॉन है जी, फास्फोरस है, सल्फ़र है, और जो है ना क्लोरीन है, और उसके बाद अगर हम देखें तो आर्गॉन है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन भी आएगी, तो उसके बाद जो है हम कहते हैं जी हमारे पास नियॉन है। तो ये बात अकॉर्डिंग टू ट्रेंड सिंपली यही है। लेकिन फिर बात मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि जो इसका लास्ट है ना वो भी हाफ फील्ड है। तो जहाँ अब हाफ फील्ड आ जाएगा तो तब उसके अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट लास्ट में ये कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया। अब इस बात को जो की हैं कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, कुछ एनामलस चीज़ें चेक की हैं जो कि बेरिलियम और बोरॉन के केस में थी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में था, फास्फोरस और सल्फ़र में भी ऐसा होता है, मैग्नीशियम और हमारे पास जो एल्यूमिनियम है। अब इसको हम ग्राफ की मदद में सिंपली देखते हैं और ये हमारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। यानी कि ये हमारे पास जी एटॉमिक नंबर है और ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। स्टूडेंट हाइड्रोजन की कम है और हीलियम की जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल ऊपर शूट करके ऊपर चली जाएगी, उसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। और हमारे पास स्टूडेंट यहाँ लिथियम है, तो यहाँ हमारे पास बेरिलियम की ज़्यादा होगी, बोरॉन की थोड़ी कम होगी। और यहाँ पे आप देखें कि जो है आपके पास कार्बन है, ये हमारे पास थी बेरिलियम, ये बोरॉन है, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन आएगी और इससे थोड़ी ऑक्सीजन की नीचे होगी, ये ऑक्सीजन है, और उसके बाद यहाँ फ्लोरीन है जी, और उसके बाद आप देखेंगे नियॉन है। इसी तरह मैग्नीशियम का जो केस है ये हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम की थोड़ी ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम की थोड़ी कम होगी। तो इस तरह ये वेरी करता है। ये जो बीच में ब्रेक्स आ रही हैं इसका जो कंसेप्ट है वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। और एक स्टूडेंट आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने देखना है कि जो N है या N+ है इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। आप देखें इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है, ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए। प्लस से मुराद एक उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 1s2, इन दोनों को मैं देखता हूँ अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है या नाइट्रोजन से निकालना है किसकी ज़्यादा होगी। वैसे भी पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला हो तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो वैसे तो बहुत मुश्किल है। देखते हैं 1s2 2s2 है और 2p2 है। लॉजिक अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि आखिर पे हाफ फील्ड है नहीं है।
ये स्टूडेंट था आज का हमारा टॉपिक, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वी हैव टू वेट। थैंक यू सो मच।